नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान अन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भारत की वर्ल्ड की जियोग्राफी करवा रहा था। वर्ल्ड की जियोग्राफी के अंदर मैं आपको विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो महाद्वीपों के अंदर चर्चा मैंने आपको 3 महाद्वीप कंप्लीट करवा दिए थे और 4 नंबर का महाद्वीप है जो हमारा चल रहा था। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ये बताओगे भी कौन सा महाद्वीप पढ़ रहे हो आप आज। ठीक है, हम कौन सा महाद्वीप कर रहे थे सर? हमने 3 महाद्वीप कर लिए थे। उन सबसे पहले उन तीनों महाद्वीपों के बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत। सबसे पहले आप महाद्वीपों की जब भी आपके सामने बात आए तो महाद्वीपों को बांटा जाता है। विश्व के अंदर महाद्वीप कितने हैं सबसे पहले ये बताओगे? विश्व में महाद्वीप कुल कितने हो जाएंगे सर? 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे सर? 7 महाद्वीप हैं टोटल। ठीक है, 2 नंबर क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पे अगर हम महाद्वीपों को बांटें तो 1 नंबर पे एशिया। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, आप चाहे किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ जाना। क्षेत्रफल के आधार पे या जनसंख्या के आधार पे एशिया, अफ्रीका। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो 3 नंबर पे आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। कौन सा आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। और 4 नंबर की अगर हम बात करें, 4 नंबर पे आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इसके बाद में 5 नंबर क्षेत्रफल के आधार पे अगर हम 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर पे कौन सा महाद्वीप आ जाएगा क्षेत्रफल के आधार पे आपको बताना है? तो 5 नंबर पे आ जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। 6 नंबर की अगर हम बात करें तो 6 नंबर पे आ जाएगा यूरोप। कौन सा आ जाएगा? यूरोप। 7 नंबर की अगर हम बात करें तो 7 नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आ जाएगा सर? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा 7 नंबर पे। ये है दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पे महाद्वीपों का विभाजन। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल को छोड़ के इनको जनसंख्या के आधार पे बांटे, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा जनसंख्या के आधार पे महाद्वीपों का विभाजन। जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप जनसंख्या के आधार पे कितने नंबर पर है? महाद्वीप 1 नंबर पे एशिया ही रहेगा आपका, जनसंख्या के आधार पे हो चाहे वो क्षेत्रफल के आधार पे हो। 2 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? 2 नंबर पे फिर अफ्रीका ही रहेगा, चाहे वो जनसंख्या के आधार पे हो चाहे वो क्षेत्रफल के आधार पे हो। लेकिन 3 नंबर पे जो आएगा, 3 नंबर पे महाद्वीप आएगा, कौन सा आ जाएगा सर? 3 नंबर पे आ जाएगा यूरोप। कौन सा आ जाएगा? 3 नंबर पे आ जाएगा यूरोप। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर पे आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। कौन सा आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर पे आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर की अगर हम बात करें तो 6 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? 6 नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया जनसंख्या के आधार पे। 7 नंबर की अगर हम बात करें तो 7 नंबर पे कौन सा महाद्वीप आ जाएगा? 7 नंबर पे सर आ जाएगा अंटार्कटिक। ठीक है, ये है सर जनसंख्या के आधार पे महाद्वीपों का विभाजन। कौन कौन से सर? आपने हमें बताया एशिया, अफ्रीका, यूरोप। एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, यह है क्षेत्रफल के आधार पे महाद्वीपों का। आज जो हमारा महाद्वीप चल रहा था उसी महाद्वीप को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके लिए लेके आया हूं दक्षिणी अमेरिका के पठार। इसके दक्षिण, आज की क्लास यहां से शुरू होती है। दक्षिणी अमेरिका कौन सा है सर? दक्षिणी अमेरिका के मुख्य पठार। ये है आज की क्लास। ठीक है, आज का टॉपिक। अगर हम 1 नंबर पठार की बात करें तो 1 नंबर पठार पे सर कौन सा आ जाएगा? सर 1 नंबर पे आपको लिखना है गुआना का पठार। किसका पठार? गुआना का पठार। ठीक है, सबसे पहले वर्ल्ड मैप के अंदर इसकी लोकेशन देखते हैं गुआना के पठार की। गुआना का पठार साउथ अफ्रीका मैप के अंदर है कहाँ पे है सर? गुआना का पठार। ठीक है,
अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, गुआना के पठार की बात करें, तो गुआना का पठार ये रहा। कहाँ पे है सर? गुआना का पठार ये रहा, ब्राजील के बिल्कुल ऊपर वाले देश के अंदर है गुआना का पठार। ठीक है, गुआना का पठार ब्राजील के बिल्कुल, गुआना नाम की एक कंट्री है, गुआना नाम की कंट्री के अंदर ही आपको मिलेगा गुआना का पठार। ठीक है, इसके जो इस अमेरिका महाद्वीप के, जो साउथ अमेरिका महाद्वीप के पठार है ना, वो इनकी कंट्रियों के नाम पे ही है। ठीक है, इसके बाद में ब्राजील का पठार पढ़ेंगे तो वो सर ब्राजील के अंदर चला जाएगा। ठीक है, फिर पैटागोनिया का पठार पढ़ेंगे तो वो सिर्फ पैटागोनिया के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो जितने भी पठार आएंगे वो सिर्फ आपको इनकी कंट्रियों के नाम याद कर लेना, और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको कंट्री का नाम याद है तो आपको पठार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता होगा। जैसे अभी उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान का पठार तो पाकिस्तान के अंदर ही जाएगा ना, तो सेम कंडीशन इसके अंदर है। अगर ब्राजील का पठार होगा तो वो ब्राजील के अंदर, गुआना नाम की भी एक कंट्री है तो गुआना के अंदर। ठीक है, और पैटागोनिया का पठार आएगा तो पैटागोनिया के पठार की भी लोकेशन, आपको पैटागोनिया देश की लोकेशन पता है तो आप कहीं पे भी टिक कर सकते हो। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा भी कहाँ पे, आपसे इतना ही पूछा जाएगा गुआना का पठार कौन से महाद्वीप के अंदर पाया जाता है, इतना ही पूछेगा। बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन कोई नहीं पूछता, ना ही आज तक पूछी गई है वनडे एग्जाम के अंदर। ठीक है, ब्राजील का पठार पूछ लेगा, ब्राजील का पठार कौन से महाद्वीप के अंदर पाया जाता है, पैटागोनिया का पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन से देश के अंदर कौन से महाद्वीप के अंदर पाया जाता है, बस। और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने का आपको। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो गुआना के पठार के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें मैं आपको लिखा देता हूँ। गुआना के पठार की जो मुख्य मुख्य बातें हैं जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं गुआना के पठार के बारे में। तो गुआना का पठार, गुआना का पठार दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्वी भाग में पाया जाता है। गुआना का पठार दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में पाया जाता है, पहली बात तो ये। अगर मैं आपको बता दूं, ये अगर साउथ अमेरिका की लोकेशन है तो ऐसे ही है ना, साउथ अमेरिका का जो है मैप है वो ऐसे ही बन रहा है सेम। उत्तर पूर्वी भाग मतलब यहाँ पे है, जो यहाँ पे उसका गुआना का पठार आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ये हिस्सा उत्तर हमेशा ही माना जाता है, ये हिस्सा दक्षिण हमेशा ही माना जाता है, ये हिस्सा पूर्व हमेशा ही माना जाता है, और ये हिस्सा पश्चिम हमेशा ही माना जाता है। तो अगर इस लोकेशन पे गुआना देश है, गुआना के बिल्कुल नीचे आपको मिल जाएगा ब्राजील का देश। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गुआना की कंट्री है तो गुआना का पठार कौन सी दिशा में पाया जाएगा? ये उत्तर है और ये पूर्व है, इन दोनों के बीच की जो दिशा होगी वो कौन सी होगी सर? इन दोनों के बीच की दिशा उत्तर पूर्व दिशा में पाया जाएगा। आपको इतनी लोकेशन पता होनी चाहिए। कौन सी दिशा के अंदर पाया जाता है सर? उत्तर पूर्व दिशा के अंदर पाया जाता है गुआना का पठार। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पठार। इसके बाद में 2 नंबर इसका जो पॉइंट है, 2 नंबर आपको ये लिखना है, यह है सबसे पुराना पठार है, दक्षिण अमेरिका का सबसे पुराना पठार है। ठीक है, 3 नंबर की अगर हम बात करें तो 3 नंबर पे आप क्या लिखोगे? 3 नंबर के ऊपर, इस पठार के ऊपर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, खनिजों की चर्चा करें अगर हम, खनिज के बारे में देखें इस पठार के ऊपर आपको मेनतः जो देखने को मिलेंगे गुआना के खनिजों में, बॉक्साइट, गुआना के खनिजों में बॉक्साइट, लोहे, एक बॉक्साइट हो गया, दूसरा लोहा हो गया, अयस्क, लोहा अयस्क, 3 नंबर सोना खनिज पाया जाता है। ठीक है, 3 नंबर सोना, हीरा मैग्नीज, हीरा मैग्नीज आदि खनिज, आदि खनिज
मिलते हैं। क्या होते हैं सर? आदि खनिज मिलते हैं। ठीक है, अगर हम गुआना के पठार की 4 नंबर बात करें तो 4 नंबर सर्वोच्च बिंदु इसका पूछा जा सकता है, गुआना के पठार का सर्वोच्च बिंदु। गुआना के पठार का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो पिको दा नेबलिना। ये नाम है इसका, पिको दा नेबलिना इसका सर्वोच्च बिंदु है, यानी सबसे ऊंचा जो बिंदु होगा इसका कौन सा होगा सर? पिको दा नेबलिना। ठीक है, और ये सर्वोच्च बिंदु पूछा जा सकता है, सर्वोच्च बिंदु कहाँ पे पाया जाता है गुआना के पठार का? तो यह ब्राजील के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? यह ब्राजील। यह कहाँ पाया जाता है सर? यह ब्राजील के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर गुआना के पठार की नदी की बात करें तो इसमें से नदी कौन कौन सी निकलती है? तो नदियों के अंदर आपको लिखना है गुआना के पठार में, गुआना के संगम से ओरिनिको, गुआना के संगम से, आपको नदी पूछे तो नदी आपको कौन सी बतानी है? और निको, और निको नदी निकलती है। ठीक है, गुआना के पठार की ये 4-5 बातें हैं आपको मेन याद रखनी है। इसका सर्वोच्च बिंदु पिको दा नेबलिना कहाँ पे पाया जाता है सर? ब्राजील देश के अंदर पाया जाता है। नदी कौन सी है? और निको नदी निकलती है। खनिजों की बात करें, बॉक्साइट, लोहा, एसक, सोना, हीरा, मैग्नीज आदि खनिज मिलते हैं। यह सबसे पुराना पठार है, यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व के अंदर स्थित है। 1 नंबर पठार खत्म। 2 नंबर की अगर हम बात करें तो 2 नंबर अगर इसकी बात करें तो 2 नंबर पे जो पठार आएगा दक्षिण अमेरिका का, 2 नंबर पे आपको लिखना है ब्राजील का पठार। किसका लिखोगे सर? ब्राजील का पठार लिखोगे आप, ब्राजील का पठार। 2 नंबर की अगर हम बात करें, अभी ब्राजील का पठार तो आपको पता है, ब्राजील देश की लोकेशन आप सभी ने देखी होगी, तो आपको ब्राजील देश की अगर लोकेशन पता है, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा ब्राजील देश ही है। क्या है? ये सारा का सारा ब्राजील देश ही है। तो आपको, मैंने आपको अभी बताया था, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद करनी, आपको देश का नाम याद होना चाहिए, यहीं से ही क्वेश्चन आएगा अगर आया तो। ठीक है, इस देश का नाम याद होना चाहिए, कौन सी कंट्री के अंदर है, कौन से महाद्वीप के अंदर है, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, ब्राजील की लोकेशन देख ली। अभी ब्राजील के पठार के बारे में जो मेन मेन बातें हैं वो लिखते हैं। ठीक है, ब्राजील के पठार के बारे में, ब्राजील का पठार पुराना व स्थिर भूभाग है। ब्राजील का पठार पुराना व, ब्राजील का पठार पुराना व स्थिर भूभाग है। 1 नंबर बात। ठीक है, 2 नंबर अगर हम इसकी चर्चा करें तो 2 नंबर इसके खनिजों की बात आ जाएगी। खनिज कौन कौन से हैं? बॉक्साइड, बॉक्साइड, लोहा, आयस्क व सोना, और आगे लिख लेना इत्यादि या आदि। ये 4-5 खनिज मिलते हैं। 3 नंबर की अगर हम बात करें, ब्राजील के पठार की 3 नंबर की अगर हम बात करें तो इसका सर्वोच्च बिंदु आपको लिखना है। सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? सर्वोच्च बिंदु इसका आ जाएगा पिको दा बंदेरा। पिको दा बंदेरा इसका क्या है? सर्वोच्च बिंदु है। ठीक है, नदी निकलती है 4 नंबर, तो नदी आपको याद रखनी है ब्राजीलियाई नदी।
बस 4 बातें इसके ब्राज़ील के पठार के बारे में। ब्राज़ील का पठार पुराना और स्थिर भूभाग है। खनिजों की बात करें, खनिज के अंदर आ जाएगा बॉक्साइट, लोहा, एसक और सोना। सर्वोच्च बिंदु की बात करें तो पिको दा बंदेरा इसका सर्वोच्च बिंदु आ जाएगा। और अगर नदी की बात करें तो ब्राजीलियाई नदी इसके अंदर से निकलती है। ब्राज़ील के पठार की लोकेशन पता चल गई। ब्राज़ील का पठार, ब्राज़ील जो देश है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पे, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ब्राज़ील का जो देश है क्षेत्रफल के आधार पे दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें ये मैंने आपको उस दिन बता दी थी। देशों की संख्या टोटल 12 है। 1,78,00,000 इसका क्या पाया जाएगा, इसमें मिलेगा 1,78,00,000 इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो 396 मिलियन जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश मैंने आपको बता दिए थे, 12 से 55, 31 से 81 तक। ठीक है, और 35 से 81 तक, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद में अगले पठार की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट नंबर यानी 3 नंबर जो हमारा पठार आएगा, 3 नंबर पठार की अगर हम चर्चा करें तो 3 नंबर बोलीविया का पठार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा सर? बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार आ जाएगा। बोलीविया के पठार के अगर हम मेन मेन बिंदु देखें तो बोलीविया यह विस्तृत पठार है 1 नंबर। यह विस्तृत पठार है, ये तो सब में ही आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, 2 नंबर कहाँ पे फैला हुआ है, तो ये 2-3 देशों के अंदर, एक तो बोलीविया देश है, बोलीविया। 2 नंबर देश आ जाएगा पेरू। 3 नंबर आ जाएगा चिल्ली। चिल्ली देशों के अंदर फैला हुआ है, देशों के अंदर फैला हुआ है। बोलीविया, पेरू और चिली देशों के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, 3 देशों के अंदर ये फैला हुआ है। कौन कौन से? बोलीविया के अंदर तो होगा ही होगा। 2 नंबर देश पेरू, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा देश। और 3 नंबर सबसे लंबी सीमा बनाने वाला, समुद्री सीमा बनाने वाला, विश्व का ही सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला देश चिली। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो बोलीविया के पठार की एक और बात है, इसके अंदर ज्वालामुखी निकलता है ना, वो इलेक्ट्रॉन ज्वालामुखी के नाम से जाने जाते हैं। ज्वालामुखी। ठीक है, इसमें निकलने वाला, आपको लिखना है इसमें निकलने वाला ज्वालामुखी इलेक्ट्रॉन ज्वालामुखी, इलेक्ट्रॉन ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन ज्वालामुखी इसमें पाया जाता है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रॉन ज्वालामुखी कौन से देश के अंदर पाया जाता है? बोलीविया देश के अंदर, बोलीविया के पठार के अंदर पाया जाता है। बोलीविया का पठार 3 देशों के अंदर फैला हुआ है, पेरू, चिली और बोलीविया के अंदर। ठीक है, इसमें जो ज्वालामुखी निकलते हैं उनको इलेक्ट्रॉन ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन ज्वालामुखी? पूरी क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन, जब ज्वालामुखी की क्लास लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद में झीलें देखें तो झीलें इसके अंदर पाई जाएगी, लवणीय झीलें पाई जाती है इसके अंदर। लवणीय झीलें पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है सर? लवणीय झीलें पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है लवणीय झीलें निम्नलिखित में से कौन से पठार में पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए बोलीविया के पठार में लवणीय झीलें पाई जाती है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है? एक झील का नाम आप लिख सकते हो टिटीकाका झील।
टिटिकाका झील बोलीविया के पठार की। बोलीविया के पठार की मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। कौन सी झील? टिटिकाका झील। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बोलीविया का पठार। 4 नंबर पठार की अगर हम बात करें तो 4 नंबर आपको लिखना है पैटागोनिया का पठार। कौन सा सर? पैटागोनिया। पैटागोनिया के पठार की अगर हम बात करें तो यह चिली और अर्जेंटीना में स्थित है। यह चिली व अर्जेंटीना में स्थित है। 1 नंबर बात। 2 नंबर इसकी बात पता करें तो 2 नंबर इसके अंदर क्या होगा? यह पठार ज्वालामुखी पठार है। यह एक ज्वालामुखी पठार है। यह एक कौन सा पठार है सर? यह एक ज्वालामुखी पठार है। 3 नंबर अगर हम इसकी पता करें, 3 नंबर इसकी क्या खासियत है? 3 नंबर इसके अंदर आपको लिखना है इस पठार में पैटागोनिया नाम का मरुस्थल पाया जाता है। इस पठार में पैटागोनिया नाम का मरुस्थल पाया जाता है। पैटागोनिया नाम का मरुस्थल पाया जाता है। 4 नंबर अगर हम इसकी बात करें तो यह मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 4 नंबर की अगर हम बात करें, पैटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा है? पैटागोनिया का मरुस्थल। कहाँ पे पाया जाता है सर? पैटागोनिया के अंदर, पैटागोनिया के पठार के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, आप मेरे को कमेंट के अंदर ये बताओगे अफ्रीका जो देश है, और सॉरी अफ्रीका महाद्वीप है, उसका सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? 3 बार बता चुका हूँ, इसी क्लास के अंदर ही बताया था साथ में मैंने। और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो मरुस्थल है उसका कुछ ना कुछ संबंध है दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप से। तो आप मेरे को बताओगे कौन सा मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप का? ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल बताना है। अभी हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के मैदानों की, जो मुख्य मैदान हैं दक्षिणी अमेरिका के। दक्षिण अमेरिका के मुख्य मैदान। दक्षिण अमेरिका के 2 प्रकार के मैदान होंगे। एक तो कौन से होंगे? एक तो होंगे पश्चिमी तटवर्ती मैदान। पश्चिमी तटवर्ती मैदान। और दूसरे मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले पश्चिमी तटवर्ती मैदानों के बारे में जान ले थोड़ा बहुत। पश्चिमी तटवर्ती मैदान क्या होते हैं, किनको बोला जाता है, क्या क्या इनकी खासियत है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यह विश्व का सबसे लंबा मैदान है। 1 नंबर। यह विश्व का सबसे लंबा मैदान है।
ठीक है। 2 नंबर आपको क्या लिखना है, 2 नंबर आपको यह लिखना है, यहां पर तांबे के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर तांबे के भंडार पाए जाते हैं या मिलते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो, मिलते हैं। कहाँ पे? सर पश्चिमी तटवर्ती मैदान के अंदर तांबे के भंडार मिलते हैं। ठीक है। 3 नंबर की अगर हम बात करें, 3 नंबर, इस मैदान में गुआना नाम का समुद्री पक्षी पाया जाता है। इस मैदान में गुआना नामक समुद्री पक्षी पाया जाता है। ठीक है। और इस मैदान की मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, यह भी बात लिख सकते हो। इस मैदान की मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो 5 नंबर आपको जो पॉइंट इसका लिखना है, ठीक है, 5 नंबर आपको लिखना है, यह मरुस्थल विश्व का शुष्क मरुस्थल है। कौन सा है? यह मरुस्थल विश्व का शुष्क मरुस्थल है। ठीक है। आपको इससे पहले क्या लिखना है? इससे पहले आपको लिखना है यह इस मरुस्थल के मध्य भाग में, इस मरुस्थल के मध्य भाग में, या इस मैदान के मध्य भाग में, इस मैदान के मध्य भाग में इस मैदान के मध्य भाग में अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है सर? अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। अटाकामा मरुस्थल पेरू व चिली देश में फैला हुआ है। अभी अटाकामा मरुस्थल का नाम आया तो इसकी भी पता होनी चाहिए लोकेशन कहाँ पे है। अटाकामा मरुस्थल पेरू व चिली भाग में फैला हुआ है। चिली देशों में, चिली देशों में पाया जाता है। चिली देशों में पाया जाता है। 7 नंबर देखो कितनी इसकी खासियत लिखा दी, 7वीं पे आ गई। 7 नंबर की अगर हम चर्चा करें तो यह मरुस्थल विश्व का शुष्क मरुस्थल में से एक है। यह मरुस्थल का क्या मतलब है? अटाकामा मरुस्थल। यह मरुस्थल विश्व के शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल में से एक है। मतलब जो अटाकामा का मरुस्थल है वो शुष्क मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, मेन बात ये है। इसके बाद में इसकी अगर हम और कोई जानकारी देखें, ठीक है, यह विश्व का शुष्क मरुस्थल है। इसके बाद नेक्स्ट के अंदर हमको क्या करना है? विश्व का सबसे शुष्क स्थान, 8 नंबर पॉइंट।
विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क स्थान, विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका। अरिका अट्टाकामा मरुस्थल में है। मरुस्थल में मिलता है। ये है पश्चिमी जो तटवर्ती मरुस्थल था या मैदान था, उसकी खास बातें। कौन कौन सी सर? पश्चिमी तटवर्ती मैदान की खास बातें ये रही। 2 नंबर मैदान की बात करें अगर हम, 2 नंबर मैदान आपको लिखना है मध्यवर्ती मैदान। कौन सा सर? मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मैदान के अंदर, मध्यवर्ती मैदान पाया कहाँ पे जाता है? इसका निर्माण ओरिनिको नदी, इसका मैदान ओरिनिको नदी, अमेजन नदी, अमेजॉन, ओरिनिको नदी, अमेजॉन नदी के द्वारा जमा किए गए, के द्वारा जमा किए गए अवसादों से, जमा किए गए अवसादों से होता है। ठीक है। 2 नंबर अगर हम इसकी बात करें, इसमें वर्षावन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं सर इसमें? इसमें वर्षावन। इसमें वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है। 3 नंबर की अगर हम बात करें, तो 3 नंबर इसके अंदर लिखना है, इसके मध्यवर्ती भाग में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके मध्यवर्ती भाग में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं। 3 खासियत। 4 नंबर अगर आपको लिखनी है, ठीक है, इसका नाम लिख सकते हो। 4 नंबर अगर आपको लिखना है, मध्य भाग में शीतोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं। दोनों ही मिलते हैं आपको, उष्णकटिबंधीय घास के और शीतोष्ण घास के। शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, आप लिख सकते हो जैसे, एक नाम लिख लो पंपास। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट के अंदर क्या होगा? नेक्स्ट के अंदर हमें, ठीक है, नेक्स्ट के अंदर 2 नंबर, एक पंपास हो गया, 2 नंबर आपको लिखना है सेल्वास। सेल्वास घास के मैदान। ठीक है।
इसके बाद में आपको लिखना है सेल्वास, घास के मैदान, अमेजन, नदी घाटी पर स्थित है। नदी घाटी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इसके अंदर इस मैदान में इस मैदान में बालसा, एक बालसा नामक पक्षी है। बालसा नामक पक्षी पाया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बालसा नामक पक्षी कहाँ पे है, और आपने यहाँ थोड़ी पूछे कागला घट पाया जाए और चिड़िया घड़ी पाई जाए। ऐसे नहीं पूछेंगे। ये जो मेन मेन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ऐसे पूछा जाएगा, पक्षी पाया जाता है। ठीक है। ये थी इसकी खासियत। बालसा नाम। ठीक है। के बाद में वृक्ष, वृक्ष, इस वृक्ष की लकड़ी लकड़ी विश्व में सबसे हल्की लकड़ी मानी जाती है। मानी जाती है। हल्की बिया कौन ही बाहर में हल्की हो है, वैसे हल्की नहीं होगी, रुपए के मामले में हल्की वैसे हल्की नहीं होगी। भार की मात्रा में अगर हम देखें तो भार की मात्रा में ये हल्की लकड़ी मानी जाएगी। ठीक है। अगर हम पंपास घास के मैदानों की चर्चा करें, पंपास घास के मैदान, इनके दो तीन पॉइंट नोट करें। तो इनके अंदर क्या नोट करना है आपको, इनके अंदर आपको लिखना होगा यह मैदान अर्जेंटीना, यह मैदान, एक नंबर तो अर्जेंटीना, जो मैंने आपको देश लिखाया था ना लोकेशन के अंदर, वह ब्राजील। ब्राजील, ब्राजील देश इसका सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पे। ब्राजील देशों, अर्जेंटीना व ब्राजील देशों, व तीन नंबर आपको लिखना है उरुग्वे के कुछ भाग में स्थित है। उरुग्वे के कुछ भाग में स्थित है, भाग में स्थित है। ठीक है। कहाँ कहाँ पे है सर पंपास के मैदान, अर्जेंटीना, ब्राजील देश व उरुग्वे देश के कुछ भाग में स्थित है। दो नंबर पंपास घास के मैदानों में, मैदान में एक घास पाई जाती है जो एग्जाम के अंदर पूछी गई है, अल्फा नामक घास। अल्फा नामक घास पाई जाती है। ठीक है। ये थे आपके दक्षिणी अमेरिका के मैदान। दक्षिणी अमेरिका के पठार करवा दिए, दक्षिणी अमेरिका के मैदान करवा दिए। अगर हम आगे देखें तो कल मैं आपकी इसकी मुख्य झीलें करवाऊंगा। क्या सर, कल आपको करवाऊंगा, दो टॉपिक इसके और बच गए। एक तो मुख्य झीलें, मुख्य झीलें आ जाएगी, और दो नंबर आ जाएगी मुख्य नदियां, मुख्य नदियां।
तो इसको कल कर लेंगे। इसके बाद में जो हमारा दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा खत्म। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की आपकी क्लास। आपको दक्षिण अमेरिका के बारे में उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आपको दी है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और दी गई जानकारी का अध्ययन करते रहें। क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।